12 सितंबर 2001 अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई। इसमें सीआईए की रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान से दो खास मेहमानों को बुलाया गया। पहली थी उस समय अमेरिका में पाकिस्तान की राजदूत मलिहा लोधी और दूसरे मेहमान थे आईएसआई के उस समय के मुखिया जनरल महमूद अहमद। अमेरिका की ज़मीन में इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाना कोई छोटी बात तो नहीं थी। अमेरिका की सरकार में एक तरह की बेचैनी थी। तो इस मीटिंग के पहले अमेरिका के तत्कालीन विदेश सचिव कॉलिन पॉवेल ने राष्ट्रपति बुश से कहा कि हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बता देना चाहिए कि दिस इज़ द शो टाइम। खैर 12 सितंबर को वो ये मुलाकात शुरू हुई, मीटिंग शुरू हुई। तत्कालीन अमेरिकी उप विदेश मंत्री जो हुआ करते थे उस टाइम के, रिचर्ड आर्मिटेज, उन्होंने महमूद से सीधे कहा कि आपको एक विकल्प चुनना होगा, या तो आप 100% हमारे साथ हैं या 100% हमारे खिलाफ हैं। महमूद ने बिना समय लिए अमेरिका को पूरा सहयोग देने का वादा कर लिया। दोपहर में महमूद को वर्जीनिया बुलाया गया, जहां सीआईए की एक अलग मीटिंग चल रही थी इसी आतंकी हमले को लेकर। यहाँ उन्होंने सीआईए के उस समय के मुखिया जॉर्ज टेनेट से एक बात कही, जिससे पूरी मीटिंग में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया था। महमूद ने कहा, मुझे लगता है कि मुल्ला उमर एक धार्मिक व्यक्ति हैं, उनमें मानवीय प्रवृत्ति है, वो कोई हिंसा का समर्थन करने वाले व्यक्ति नहीं है। सीआईए के अधिकारियों के लिए ये बात पचाना थोड़ी मुश्किल थी। जनरल महमूद को स्पष्ट रूप से बताया गया कि अगर ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के दूसरे नेताओं को अमेरिका को सौंपा नहीं गया तो मुल्ला उमर और तालिबान को अमेरिकी सैन्य ताकत का सामना करना पड़ेगा। महमूद सभी मुलाकातों के बाद परवेज़ मुशर्रफ को कुछ कुछ देर के लिए फ़ोन करते और उन्हें सब जानकारी दे देते थे। मुलाकातों का दौर ख़त्म हो जाने के बाद मुशर्रफ ने महमूद से कहा कि आप अब वापस पाकिस्तान आ जाइए, यहाँ स्थिति का आकलन करते हैं, फिर आगे जो कुछ भी होगा वो मिलकर फैसला लेंगे। महमूद वापस पाकिस्तान चले गए। कुछ दिन बाद जॉर्ज बुश का मुशर्रफ को फ़ोन गया कि आप तालिबानियों से बात कीजिए, हमें लादेन चाहिए। मुशर्रफ कुछ समय पहले ही नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके देश के राष्ट्रपति बने थे, नए-नए राष्ट्रपति बने थे। तो मुशर्रफ अमेरिका के बहुत करीबी नेता भी माने जाते थे। उन्होंने बुश के आदेश को सर आँखों पर लिया और फ़ौरन एक टीम तैयार की और इस टीम को लीड कर रहे थे जनरल महमूद अहमद, उस समय आईएसआई के मुखिया थे, वही जिनकी बात अभी हम कर रहे थे जो अमेरिका में इतनी मीटिंगें करके आए थे। तो ये टीम काबुल के लिए रवाना हुई। यहाँ उनकी मुलाकात तालिबान के उस समय के मुखिया मुल्ला उमर से हुई। महमूद ने मुल्ला उमर से पूरी बात बताई जो भी मीटिंग में तय हुई थी और कहा कि अमेरिका में एक गुस्सा है, अगर आपने लादेन और दूसरे अलकायदा के नेताओं को उनके हवाले नहीं किया तो वो हमला कर देंगे। मुल्ला उमर ने कहा कि अगर अमेरिकी दावे सच्चे हैं, अमेरिका सच्चा है, तो वो सबूत पेश करे। हम अफगानिस्तान की शरिया कोर्ट में लादेन के खिलाफ केस चलाएंगे। कई घंटों चली बात, पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो बात चली वो उतनी सक्सेस नहीं रही। मुल्ला उमर ने लादेन को सौंपने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद जो हुआ वो सारी दुनिया जानती है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, हज़ारों की मौत हुई, तालिबान की सत्ता चली गई और एक नए दौर की लड़ाई शुरू हो गई। भले ही पाकिस्तान की ये कोशिश उस समय फेल हो गई थी, लेकिन दुनिया को पाकिस्तान की अहमियत का पता चल चुका था। ख़ास तौर पर ये बात उभर कर आई कि अफ़गानिस्तान का मसला बिना पाकिस्तान के नहीं सुलझाया जा सकता, क्योंकि उस समय भी तालिबान की सरकार को पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और यूएई भी मान्यता दे चुके थे। लेकिन अमेरिका के उन दोनों देशों से भी तो अच्छे संबंध थे। फिर भी अमेरिका ने और बुश ने बातचीत के लिए पाकिस्तान को चुना, न कि यूएई और सऊदी अरब को। अब इसकी ज़ाहिरी वजह ये थी क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान का एक आत्मीय रिश्ता हुआ करता था। दोनों देश हज़ारों किलोमीटर, मतलब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हज़ारों किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, कल्चर साझा करते हैं। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ आसानी से आया जाया करते हैं और सबसे ज़रूरी बात, तालिबान के कई लीडर्स जो थे उन्होंने पाकिस्तान के मदरसों से ही पढ़ाई की थी। इसलिए तालिबान और पाकिस्तान के जो रिश्ते थे वो बहुत मजबूत थे। अब आ जाइए कट टू अक्टूबर 2025। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग के मुहाने पर खड़े हुए हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ज़्यादातर झड़पें सीमावर्ती इलाकों में हो रही है। अफगान अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने 58 पाकिस्तान के सैनिक मारे हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उन्होंने 200 से ज़्यादा आतंकियों को मार दिया है। पाकिस्तान ने अपने बयान में बड़ी सावधानी से आतंकी शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पाकिस्तान
तालिबान को एक आतंकी संगठन नहीं कहता है। उसकी असल समस्या है, उसकी असली लड़ाई है टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। उसका कहना है कि जो तालिबान मतलब अफ़गान तालिबान है वो टीटीपी को अपने यहाँ शरण देता है और वही टीटीपी हमारे नागरिकों और सैनिकों का कत्ल करती है। जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो लड़ाई ज़्यादातर इलाकों में शांत हो चुकी है। हो सकता है कि अंदर खाने दोनों देशों के बीच कोई बातचीत भी चल रही हो, पर आजकल बातचीत पर कितना ही एतमाद किया जा सकता है, कितना ही भरोसा किया जा सकता है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट कह रही है कि भले ही गोलीबारी लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के कुर्रम इलाके में अब भी गोलियों की आवाज़ सुनी जा सकती है। अच्छा, इस पूरे विवाद की टाइमिंग की भी खूब चर्चा हो रही है, वो इसलिए क्योंकि इस समय अफ़गानिस्तान के जो अंतरिम विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी, वो भारत के दौरे पर आए हुए हैं। भारत ने अभी तक इस विवाद पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ा धड़ा इस लड़ाई के लिए भारत को ही ज़िम्मेदार बता रहा है। उनका मानना है कि भारत की मदद से ही ये हमला हुआ है। तो क्या ये झड़प एक फुल फ्लेज्ड वॉर में तब्दील होगी? हालिया लड़ाई के पीछे क्या वजह है और इसका अंत कैसे हो सकता है? आज के शो में इसी सब पर बात होगी। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। हालिया कहानी शुरू होती है 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी रात पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के ओरकजई ज़िले में टीटीपी और उससे जुड़े कुछ संगठनों ने हमला किया। इसमें पाकिस्तान के कुछ एक सैनिक मारे गए। जवाब में पाकिस्तानी सेना ने यहाँ टीटीपी के हाइडआउट्स पर ऑपरेशन चलाया। वहाँ से भी जवाबी फिर गोलाबारी हुई। उस दिन हुई जो झड़प हुई थी उसमें कुल 30 लोग मारे गए थे। इसमें से पाकिस्तानी सेना के 11 लोग थे और टीटीपी से जुड़े 19 लोग थे। पाकिस्तान इन 19 लोगों को खवारिज कहा है। पाकिस्तान खवारिज ऐसे लड़ाकों को कहता है जिन्हें भारत की बैकिंग मिली हुई होती है, लेकिन भारत हमेशा ही इन आरोपों से इनकार करता आया है। पाकिस्तान का आरोप यह है कि भारत टीटीपी और बलोच लिबरेशन आर्मी को पैसा और हथियार देता है। इस हमले के बाद पाकिस्तान को ये तो पता चल गया था कि जो कुछ भी गड़बड़ी हो रही है वो ज़्यादातर अभी अफ़गानिस्तान की तरफ से ही हो रही है। जब आप खैबर पख्तूनख्वा का भूगोल देखेंगे तो पता चलेगा इसकी सीमा अफ़गानिस्तान से मिलती है और ये बात सच है कि इस इलाके में बहुत से आतंकी संगठनों ने हाइड आउट्स बनाए हुए हैं। ये आतंकी जो हैं वो इन हाइड आउट से अफ़गानिस्तान आया जाया करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आरोप यही है कि टीटीपी के नेताओं को राजधानी काबुल में भी अड्डे बनाकर दिए हुए हैं। वहाँ से जो अफ़गान तालिबान है वो उनको समर्थन देता है, पैसा देता है, हथियार देता है, पर अफ़गान तालिबान इससे हमेशा इनकार करता है। 7-8 अक्टूबर को हुई ये झड़प अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी, लाशों की गिनती जारी थी। तभी 9 अक्टूबर को काबुल में कुछ धमाके हुए। अफ़गान मीडिया में लिखा गया कि आसमान में कुछ फाइटर जेट भी देखे गए हैं। शक की सुई पूरी तरह पाकिस्तान पर गई, लेकिन अफ़गानियों की तरफ से उस दिन कोई बयान नहीं आया। फिर 10 अक्टूबर को अफ़गान सरकार ने कहा कि ये हमला पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने ना तो इस हमले की जिम्मेदारी ली और ना ही इनसे इनकार किया। लेकिन 11 अक्टूबर को एक पाकिस्तानी अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि यह हमला पाकिस्तान ने ही किया था और वो काबुल में टीटीपी के मुखिया नूर वली महसूद को निशाना बना रहे थे, जो एक गाड़ी में जा रहा था। अब अफ़गान मीडिया में एक जलती हुई गाड़ी की फ़ोटो तो ज़रूर शेयर की जा रही है, लेकिन ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है कि महसूद जो है वो मारा गया है या ज़िंदा है, और अभी तक टीटीपी ने भी इस पर कोई अभी तक सफाई नहीं दी है। महसूद टीटीपी का चौथा मुखिया था और अब तक इसके जो 3 मुखिया हुए हैं उसको अमेरिका ने अपने ड्रोन हमले में मार गिराया है। महसूद भी अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के निशाने पर कई दिनों से था। तो इस हमले के जवाब में जो ये हमला हुआ, इस हमले के जवाब में अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया। उसी रात दर्जन भर से ज़्यादा इलाकों में हमले लॉन्च किए गए और ये सभी जो इलाके थे वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर थे। इस हमले का क्या नतीजा रहा? पाकिस्तान का दावा है कि उसने 200 आतंकी मारे, जो हमने अभी शुरू में बताया, और अफ़गान तालिबान ये क्लेम कर रहा है कि उसने 58 पाक सैनिकों को मार गिराया है। तेज़ का कन्फर्मेशन पाकिस्तान की सेना ने भी कर दिया है। तो इस झड़प को लगभग अब 2 दिन हो गए हैं। ज़्यादातर इलाकों में शांति है। ईरान, कतर, सऊदी अरब इन सब देशों ने शांति की अपील की है दोनों देशों से और कहा है कि आप लोग आपस में बातचीत करके ये मसला सुलझा लें। ऐसे में सवाल उठता है कि जो पाकिस्तान और तालिबान कभी भाई भाई हुआ करते थे, जब 2021 में उनकी सत्ता में वापसी हुई थी तो इमरान खान ने कहा था कि तालिबानियों ने, अफ़गानियों ने
गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं, इतना करीबी रिश्ता हुआ करता था। लेकिन आज दोनों जंग के मुहाने पर क्यों खड़े हुए हैं? इसकी 4 वजह मालूम होती है, एक-एक करके हम आपको बताते हैं। पहली और सबसे ज़रूरी वजह तो हमने अभी बताई ही आपको कि पाकिस्तान के मुताबिक जो टीटीपी है वो अफ़गानिस्तान में छुपा हुआ है और अफ़गान तालिबान उसकी मदद कर रहा है। टीटीपी की विचारधारा अफ़गान तालिबान वाली ही है कमोबेश, हालाँकि वो गुड तालिबान और बैड तालिबान का डिबेट अभी भी चलता रहता है। ख़ैर, अफ़गान तालिबान अब उनसे किसी भी तरह के रिश्ते से इनकार करता है टीटीपी से, लेकिन जब 2006 में आप जाएँगे इतिहास में, तो टीटीपी जब बना था तब उसमें तालिबान के कई लड़ाके शामिल हुए थे। टीटीपी का फ़ोकस अब पूरी तरह पाकिस्तान पर है, वो पाकिस्तान में अपनी व्याख्या के हिसाब से शरिया कानून लागू करना चाहता है। लेकिन फिर भी एक आरोप पाकिस्तान का ये है ही कि टीटीपी को शरण देता है अफ़गान तालिबान। तो ये हुई पहली वजह। दूसरी वजह सीमा विवाद से जुड़ी है। 12 नवंबर 1893 को ब्रिटेन ने भारत और अफ़गानिस्तान के बीच एक रेखा खींची थी। अब्दुल रहमान खान और ब्रिटिश भारत के जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, सर हेनरी मॉर्टिमेर डूरंड, इन दोनों ने अहम इस सीमा को खींचने में, लाइन को खींचने में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए सर डूरंड के नाम पर इस सीमा को नाम दिया गया डूरंड लाइन। अफ़गानिस्तान 1919 के साल में ब्रिटेन के नियंत्रण से निकल गया। 1947 में भारत को भी आज़ादी मिल गई, भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। इसके बाद डूरंड लाइन भारत की बजाय पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा बन गई। डूरंड लाइन के आसपास के इलाकों में 2 जाति समूह रहते हैं ज़्यादातर, पंजाबी और पश्तून। डूरंड लाइन से पहले पश्तून पंजाबियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लड़ रहे थे। जो जैसे ही ये लाइन खिंच गई, इसका पूरा काम हुआ। पश्तून 2 हिस्सों में बँट गया। 2017 में जब डूरंड लाइन के आसपास आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी, तब पाकिस्तान ने सीमा बंदी करने का फैसला किया। डूरंड लाइन की लंबाई लगभग 2700 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने 13 फुट ऊंची फेंसिंग लगाने की योजना बनाई। बॉर्डर पर 1000 से ज़्यादा वॉच टावर लगाए जाने थे। इसके अलावा सर्विलांस कैमरे और इंफ्रारेड डिटेक्टर्स लगाए जाने का प्रस्ताव था, प्लान था। लेकिन तालिबान ने सत्ता में आने के बाद इसका विरोध कर दिया, कहा कि इससे कई परिवार बढ़ जाएंगे, इसलिए आज तक फेंसिंग का काम पूरा नहीं हो पाया है और ये भी एक वजह बना है पाकिस्तान और तालिबान के बीच विवाद की। तीसरी वजह है वो है पाकिस्तान में रह रहे अफ़गान शरणार्थी। यहाँ लगभग 35 लाख अफ़गान नागरिक रह रहे हैं पाकिस्तान में। इनमें से 7 लाख करीब तो वो लोग हैं जो 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पलायन करके पाकिस्तान आए थे। अच्छा, अब पाकिस्तान उन्हें जबरन निकाल रहा है। ये लोग जबरन अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, जिससे वहाँ मानवीय संकट पैदा हो सकता है, उसकी आशंका है। इसकी ये वजह है क्योंकि अफ़गानिस्तान की हालत तो पहले से ही कमज़ोर है। उनको इस टर्म में सिर्फ़ अभी तक रशिया ने ही मान्यता दी है और किसी देश ने मान्यता नहीं दी है। हालाँकि जैसे भारत अभी डिप्लोमेसी के ज़रिए बातचीत कर रहा है, दूसरे देश भी बात करते हैं, लेकिन फिर भी अफ़गानिस्तान की जो हालत है, आर्थिक हालत है, वो कमज़ोर है। तो इस रिफ्यूजी वाली दिक्कत में सबसे बड़ी जो अड़चन वो ये है कि अफ़गानियों को अचानक निकाला गया है, क्योंकि वो इतने सालों से पाकिस्तान में रह रहे थे, लेकिन फिर पाकिस्तान की सरकार ने अचानक फरमान सुना दिया और ये इशू इतना बड़ा बन गया। 2023 में अफ़गानिस्तान ने नीदरलैंड्स को हराया था। उस समय के जो कप्तान थे हशमतुल्लाह शहीदी, उन्होंने ये जीत हासिल की थी और बोला था कि मैं ये पाकिस्तान में रह रहे हज़ारों अफ़गान शरणार्थियों को समर्पित करना चाहता हूँ। मतलब ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। चौथी वजह है तालिबान और पाकिस्तान के टकराव की, वो है डोनाल्ड ट्रंप। जब से ट्रंप चुनकर आए हैं, पाकिस्तान की चांदी-चांदी हो गई है। बिना कुछ किए उसे बहुत कुछ मिल रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका करीब हो रहे हैं। अब ट्रंप की नई ज़िद ये है कि उन्हें अफ़गानिस्तान का बरगाम एयरबेस चाहिए। अफ़गानियों ने कह दिया है कि हम ये एयरबेस नहीं देने वाले। भारत ने भी अफ़गान तालिबान का समर्थन किया है और कहा है कि वो एयरबेस अफ़गानिस्तान का ही है। जानकार कहते हैं कि ट्रंप इस बात से नाराज़ हैं और उनकी हरी झंडी के बाद ही पाकिस्तान ने ये हमला अफ़गानिस्तान पर किया होगा। पाकिस्तान और टीटीपी की लड़ाई एक हकीकत है। टीटीपी के साथ इन दिनों बलोच लड़ाके भी पाक सेना पर हावी हो रहे हैं। पाकिस्तान का एक थिंक टैंक है, सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़। वो ये कहता है कि इस साल की पहली 3 तिमाहियों में कम से कम 2400 पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो आतंकी हमलों में मारे गए हैं। अगर मौजूदा रुझान जारी रहता है तो 2025 पाकिस्तान के लिए सबसे डेडली, सबसे घातक वर्षों में से एक हो सकता है, क्योंकि पिछले साल आतंकी हमलों में पूरे साल में 2500 लोग मारे जा चुके थे और इस साल ये
संख्या लगातार बढ़ रही है। हमने शुरू में एक सवाल पूछा था कि क्या ये लड़ाई बढ़ेगी, एक जंग का रूप ले लेगी? जानकार इसके कम ही चांस बताते हैं। उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। वो उससे दुश्मनी का खतरा नहीं उठा सकता। आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी उसके पास समुद्र तक पहुँच नहीं है। पाकिस्तान के खैबर पास और चमन स्पिन बोल्टिक बॉर्डर अफ़गानिस्तान के लिए ही मुख्य व्यापार और सप्लाई का रूट है। अफ़गानिस्तान का लगभग 40 से 50% आयात और निर्यात पाकिस्तान के रास्ते से ही होता है। इसमें जो पाकिस्तान से चीज़ें आती हैं उसमें बिजली, गैस, सब्ज़ी, अनाज और दूसरी ज़रूरत के सामान शामिल हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान की जो सेना है वो पाक सेना से बहुत कमज़ोर है। तालिबानियों ने बरसों गोरिल्ला वॉर तो लड़ी है, लेकिन दूसरे देशों के साथ जिनके साथ वो ज़मीनी सीमा साझा नहीं करता था। लेकिन पाकिस्तान के साथ उल्टा है, उनकी एक 2700 किलोमीटर लंबी सीमा है। उसके पास मतलब पाकिस्तान के पास अफ़गानिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस का एक नेटवर्क है। बहुत सारी जानकारियाँ हैं, पाकिस्तान के पास आधुनिक हथियार भी हैं तालिबानियों की तुलना में। तो अगर लड़ाई होती है तो बिना किसी मदद के तालिबान का जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए वो खुद एक ऐसी जंग से बचने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने शुरू में बताया कि हो सकता है कि दोनों देशों के बीच अभी तक नेगोशिएशन शुरू भी हो गए हों, क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में अब तक शांति आ चुकी है। इसलिए इस मामले से जुड़ा कोई भी अपडेट होगा, कोई भी नेगोशिएशन की बात होगी या कोई भी अपडेट होगा, वो आपको राजदूत पर हम पहुँचाते रहेंगे। आज का शो यहीं समाप्त होता है। इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी अयान ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगाँव।